स्वागत करता हूँ आपका अपने YouTube चैनल एकलव क्लासेस में। तो आज का जो टॉपिक होने वाला है वो कुछ इस तरीके से है कि इसके आते ही लोगों में एक अलग सी खुशी और उनके शकल पर अलग सा चमक आ जाता है। चाहे वो अमीर हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो गांव का हो, चाहे वो शहर का हो, चाहे रेस्टोरेंट का हो, चाहे फैक्ट्री का हो, चाहे वो कहीं का हो। जब ये चीज़ आती है तो लोगों में एक अलग सी चमक आने लगती है। और ये अकॉर्डिंग टू बोर्ड ही नहीं, जो एग्जाम में क्वेश्चन सेट करते हैं उनके अनुसार भी ये वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट चैप्टर होने वाला है। तो इस चैप्टर को अच्छे तरीके से समझने के लिए आप वीडियो के लास्ट तक बने रहें। मैं कोशिश करूंगा कि हर छोटी से छोटी चीज़ आपको काफ़ी सुंदर ढंग से समझाने की कोशिश करूँ। तो आइए वीडियो में जिस टॉपिक की बात करने जा रहा हूँ वो कोई और नहीं, इलेक्ट्रिसिटी है। इलेक्ट्रिसिटी तो उनसे ही बोले थे ना, इलेक्ट्रिसिटी नाम सुनते ही आपके शकल पर एक अजीब सी खुशी आ जाएगी। इट डजेंट मैटर टू विच कम्युनिटी और विच सेक्शन ऑफ सोसाइटी यू बिलोंग, चाहे अमीर चाहे गरीब, जहां लाइट आया अरे मैया लाइट आ गई लो। तो ठीक है, पढ़ते हैं लोग इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी पढ़ने से पहले मैं आपको सबसे पहले बताना चाहता हूँ चार्ज के बारे में। इलेक्ट्रिसिटी के ही अंदर आता है चार्ज। चार्ज को हम डिनोट करते हैं सर क्यू से। अब क्यू से क्यों डिनोट करते हैं वो हमको भी नहीं पता, लिख दिया। जो खोजा होगा वो क्यू से क्यों डिनोट किया वो हमको भी नहीं पता। तो खैर हम लोग बस इतना जानते हैं कि क्यू से इसको डिनोट करते हैं। किसको सर? चार्ज को। चार्ज को क्यू से डिनोट करते हैं। इसका एसआई यूनिट होता है सर, एसआई यूनिट। एसआई कोई कोई बोलते हैं स्टैंडर्ड यूनिट, बट इसका जो फुल फॉर्म होता है स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट। स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट वो है कूलम, जो कूलम महाराज ने डिस्कवर किया था। वो अपने ही नाम से दे दिए थे और इसको रिप्रेजेंट किया जाता है कैपिटल सी से। तो जैसे कूलम महाराज ने कुछ ना कुछ इन्वेंट करके दे दिया, वैसे ही आई होप कि आप भी कुछ ना कुछ आने वाले टाइम में इन्वेंट करेंगे या डिस्कवर करेंगे। तो चलिए सर, क्यों होता क्या सर? क्यों एक चार्ज है, मतलब चार्ज को ही डिनोट करते हैं क्यू से। तो चार्ज क्या होता है सर? चार्ज दो तरीके का होता है, एक तो पॉजिटिव, एक सर एक होता है आपका नेगेटिव। पॉजिटिव क्या सर, नेगेटिव क्या सर? सबसे छोटा चार्ज क्या होता है सर? तो सबसे छोटा चार्ज आपका होता है इलेक्ट्रॉन, जिसका चार्ज कितना होता है सर? तो इलेक्ट्रॉन का जो सबसे छोटा चार्ज होता है, इसका जो चार्ज होता है 1.6 इंटू 10 का पावर -90 कूलम। अब यहाँ पे सर 1.6 इंटू 10 10 गुना, 10 गुना ना 19 गुना, लेकिन नेगेटिव में। 19 गुना लेकिन नेगेटिव में। चलिए सर ठीक मान लेते हैं। पॉजिटिव और नेगेटिव का होगा सर, जैसे कि हम लोग पहले पढ़ते थे, पहले मतलब 6, 7, 8 में आप पढ़ के आए होंगे कि जो स्मॉलेस्ट यूनिट हो, स्मॉलेस्ट सबसे छोटा चीज होता है वो होता है चार्ज। लेकिन फर्दर जब इसको भी कैटेगराइज किया गया तो ये भी 3 तरीका का हुआ, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज और एक न्यूट्रल पार्टिकल। जो बीच में न्यूट्रल पार्टिकल आता है उसको बोलते हैं न्यूट्रॉन। जो नेगेटिव चार्ज हुआ उसको बोलते हैं सर इलेक्ट्रॉन, और जो पॉजिटिव चार्ज हुआ सर उसको बोल देते हैं हम लोग प्रोटॉन। प्रोटॉन तो प्रोटॉन का डिस्कवर न्यूट्रॉन का इलेक्ट्रॉन का किसने किया था? तो इलेक्ट्रॉन को आपका जे थॉमसन महाराज ने डिस्कवर किया था सर। और ये आपका प्रोटॉन, तो प्रोटॉन को आपका रदरफोर्ड और कहीं कहीं आप अर्नेस्ट ये गोल्डस्टीन के बारे में देखेंगे, गोल्डस्टीन। और सर ये न्यूट्रॉनों बच गए सर। न्यूट्रॉनों को जो किए थे उनका नाम था चैडविक। ठीक है सर। तो सबसे पहले हमने बताया कि चार्ज को हम लोग क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं सर। इसका एसआई यूनिट कूलम होता है और कूलम को हम लोग कैपिटल सी से दिखाते हैं सर। और सबसे जो छोटा चार्ज होता है वो होता है 1 इलेक्ट्रॉन, जिसको हम लोग
तो स्मॉल ई ऊपर नेगेटिव चार्ज से डिनोट करते हैं सर, जिसका चार्ज कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अब चार्ज होते कितने टाइप के सर, तो 3 टाइप के चार्ज होते हैं, सॉरी 2 टाइप के चार्ज होते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज एक नेगेटिव चार्ज। चार्ज को जब फर्दर क्लासिफाइड किया गया तो वहां पे भी 3 छोटे छोटे यूनिट थे, जिसका नाम प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन दे दिया गया। अब प्रोटॉन का खोज किसने किया था सर, तो प्रोटॉन का खोज कहीं कहीं पे गोल्डस्टीन रहेगा, कहीं पे रदरफोर्ड रहेगा। हालांकि खोज इनका रदरफोर्ड किए थे, ये ऑब्जर्व किए थे। यहाँ पे न्यूट्रॉन में चैडविक और इलेक्ट्रॉन का जे थॉमसन। तो आई होप कि आपको इतनी चीजें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। यहाँ पे हम आपको बताएंगे सर चार्जेस में 2 टाइप, एक होता है लाइक चार्ज और एक होता है सर अनलाइक चार्ज। तो सर लाइक चार्ज और अनलाइक चार्ज में क्या डिफरेंस है सर, तो लाइक चार्ज मतलब होता है जिसका सेम नेचर हो, और अनलाइक चार्ज जिसका अलग अलग नेचर हो। सेम नेचर कहने का मतलब है पॉजिटिव भी हो और दूसरा भी पॉजिटिव हो। अनलाइक चार्ज एक पॉजिटिव हो दूसरा नेगेटिव हो। ठीक है सर, यहाँ तक समझ गए। अब आगे लाइक चार्जेस जो होता है वो रिपेल करता है। रिपेल मतलब जो तुर जोरे ना जगो। अनलाइक चार्जेस होता है कि अट्रैक्ट करता है, तुरे जोरे जगो। तो लाइक चार्जेस रिपेल करता है, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट करता है। अब ये रिपेल क्यों करता है सर, तो अगर कोई लड़का उसकी महिला मित्र साथ में रहे तो वो अपने दोस्त के साथ जाना पसंद करेगा? एकदम नहीं। वो किसके साथ जाएगा? अपने महिला मित्र के साथ। क्यों? क्योंकि दे आर अनलाइक चार्जेस। तो अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, और लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। अब ना जब तो साथ अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, तो रे जो। तो ये होता है आपका लाइक चार्ज और अनलाइक चार्ज। इसके बाद हम पढ़ेंगे सर फ्लो ऑफ चार्जेस। तो सर जब ज्यादा ज्यादा चार्ज आपको फ्लो करता है तो ये रूप ले लेता है करंट का। जैसे होता है ना कि पानी जब धीमी गति में चलती है, स्लोली चलती है तो चुपचाप से चलती है, लेकिन जब वो बहुत बड़ा रूप स्पीड चलने लगती है तो उसको बोलते हैं क्या बोलते हैं उसको? फ्लड। तो वैसे ही जैसे फ्लो ऑफ चार्जेस, नॉर्मली चार्ज है तो ठीक है, बहुत सारा चार्ज जब फ्लो करने लगता है तो उस फ्लो ऑफ चार्ज को बोलते हैं करंट। अब जिंदगी में आपको तो हमेशा करंट लगता ही रहेगा, और खास करके 9-10 के बच्चों को करंट लगने का उम्र होता है। उन लोगों को करंट लगने का उम्र अभी ही होता है। सर आप ऐसा क्यों बोल रहे सर क्यों करंट लगने का उम्र होता है? कहा कि बेटे तुम लोग पढ़ने छोड़ के अभी अपना अनलाइक चार्जेस खोजने में लगे हुए रहते हो, और जब तक तुमको करंट का असली मतलब पता चल जाता है तब तक तुमको करंट लग चुका होता है। क्यों? क्योंकि तुमने इस क्लास को नहीं किया होता है। तो चलो, करंट जब तुमको लगेगा तो बाद में तुमको पता चलेगा कि सर वो जिंदगी में आई क्यों थी। आई क्यों थी, तो आई क्यों थी। और ये जब तक आपको पता चलेगा तब तक आपका करंट लग चुका रहता है। तो अगर आपको इस चीज से बचना है तो पहले करंट के बारे में पढ़ लीजिए कि आपकी जिंदगी में आई क्यों थी। आई से करंट, क्यू से फ्लो ऑफ चार्ज, और जितना जल्दी टाइम रहते आपको पता चल जाए कि वो आपकी जिंदगी में आई क्यों थी उतना ही बेहतर आपके लिए होगा। तो आई क्यों थी, आई मतलब सर करंट। करंट होता क्या सर? फ्लो ऑफ चार्ज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। फ्लो ऑफ चार्ज विथ रिस्पेक्ट या फिर एज पर टाइम, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ये चीज होता है सर आपका करंट। अब करंट को शो कैसे करते हैं सर? तो इसका यूनिट होता है आई, कैपिटल आई से हम लोग दिखाते हैं। अब इसका एसआई यूनिट जो स्टैंडर्ड इंटरनेशनल ऑफ यूनिट जो होता है वो होता है आपका एम्पियर। अब इसको भी दिखाते हैं हम लोग कैपिटल ए से।
हम लोगों ने पढ़ा क्यू, हम लोगों ने पढ़ा आई, अब हम लोग पढ़ते हैं वोल्टेज के बारे में। ठीक है सर। क्यू तो पढ़ लिए, आई तो पढ़ लिए, अब हम लोग पढ़ेंगे वोल्टेज। वोल्टेज जितना फोर्स से फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज होगा उसी को बोलते हैं वोल्टेज। जितना स्पीड से, जितना ज़्यादा जोर से, जैसे एक नॉर्मली पानी बह रहा है और एक पानी बहुत स्पीड से बह रहा है, तो इसमें जो फोर्स होगा ना, इसके कंपेयर में इसमें फोर्स ज़्यादा होगा। तो उसी तरह फ्लो ऑफ चार्ज जो होता है करंट, इसमें करंट मान लीजिए धीरे बह रहा है और इसमें जोर से बह रहा है, तो ये जोर से जो करंट बहेगा ना, बह रहा होगा, उसमें जो फोर्स लग रहा होगा उसी को बोलते हैं वोल्टेज। वोल्टेज क्या करता है सर? इलेक्ट्रिक करंट को ज़्यादा से ज़्यादा स्पीड में फ्लो करने में मदद करता है। तो ये होता है आपका वोल्टेज। वोल्टेज को दिखाते कैसे सर? कैपिटल वी से। ये आपका वोल्टेज। और एसआई यूनिट वोल्टेज का क्या होता है सर? वोल्टेज का एसआई यूनिट भी वी होता है, वोल्ट। और दिखाते इसको कैपिटल वी से। अब हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे स्विच के बारे में, और एक होता है क्लोज। तो आपको दो तरह का फिगर दिखेगा, एक ऐसे, ऐसे, ठीक, और एक आपका ऐसे और एक ऐसे। ये यहाँ पे सटा हुआ है, नहीं सटा हुआ है, और ये यहाँ पे मतलब सटा हुआ, ये तो हम सटा हुआ दिखा ले रहे हैं। ये हुआ सर आपका, सॉरी, ये हुआ आपका क्लोज, ये हुआ आपका ओपन। ओपन मतलब तरवा छूट गया, और क्लोज मतलब तरवा सटल है। जब तरवा सटल रहेगा तो फ्लो ऑफ करंट होगा, फ्लो ऑफ करंट होगा तो बल्ब जलेगा। और जब तरवा सटल नहीं रहेगा तो फ्लो ऑफ करंट ना होगा, फ्लो ऑफ करंट ना होगा तो आपका बल्ब नहीं जलेगा। अब इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं सर्किट के बारे में सर, बहुत इंपॉर्टेंट, 3 नंबर में आ ही जाता है सर्किट डेफिनेशन। तो सर्किट सर होता क्या सर? तो नॉर्मली हम लोग, जैसे एक घर होता है, घर के अंदर किचन, बाथरूम, रूम, डाइनिंग रूम, हॉल, ड्राइंग एरिया, गैरेज, ये सारा चीज होता है। ठीक वैसे ही आपका सर्किट होता है सर। सर्किट एक क्लोज पाथ होता है सर, क्लोज पाथ। ठीक, सर्किट एक क्लोज पाथ होता है सर, जिसमें से क्या होता है सर? आपका रेजिस्टेंस होता है। अब जब भी सर्किट बनाइएगा तो रेजिस्टेंस के पैरेलल ही वोल्ट बनाइएगा सर। वोल्ट, वोल्ट मीटर जो लगाते हैं हम लोग, वो रेजिस्टेंस के पैरेलल लगाइएगा सर। ठीक है सर। अब रेजिस्टेंस के सीरीज में, सीरीज और पैरेलल हम आपको आगे बताएंगे। यहाँ पे हम आपको लगा दिए एमीटर। ठीक है सर। यहाँ पे हम आपको लगा दिए स्विच। ठीक है सर। और यहाँ पे जला दिए बल्ब, जलने लगा। तो क्या हुआ सर? यहाँ और एक चीज और है, यहाँ पे सेल। सेल का है बोले सर? सेल एक यूनिट होता है, सेल एक यूनिट होता है सर। और बहुत सारे यूनिट हो जाएगा आपका सर, ये हो जाएगा आपका सर बैटरी। एक या एक से ज्यादा सेल जब कनेक्ट होंगे एक दूसरे से तो उसको बोलेंगे बैटरी। और जब एक ही यूनिट रहेगा, एक यूनिट मतलब एक पीस, तो उसको बोलते हैं सेल। तो यहाँ पे हम एक सेल सर, यहाँ से करंट फ्लो करेगा सर। स्विच, जब हम वहाँ पे स्विच ऑन करेंगे या ऑफ करेंगे, ऑन करने पर यहाँ पे करंट फ्लो करेगा सर। करंट फ्लो करेगा, यहाँ पे बल्ब जल जाएगा। तो ये हुआ आपका सर्किट। सर्किट क्या होता है सर? A closed path, a closed path in which there is ammeter which measure the flow of electric current. There is voltmeter also which measures how much amount of electric current is flowing. रेजिस्टेंस होता है क्या सर? ये लाइक फ्रिक्शन होता है, जैसे आप मोशन करते हैं आगे से, जो फिजिकल प्रॉपर्टी या जो फिजिकल फेनोमेना जो आपको ओपोज करती है आपके मोशन को, उसको बोलते हैं फ्रिक्शन। ठीक वैसे ही इलेक्ट्रिसिटी में
जो फ्लो ऑफ करंट को आगे से अपोज करती है या आगे से रोकती है उसको बोलते हैं रेजिस्टेंस। तो ये हो गया आपका रेजिस्टेंस सर, ये हो गया आपका सेल सर, ये हो गया आपका स्विच सर, और ये आपका बल्ब। तो ये कंप्लीट कॉम्बिनेशन को बोलते हैं आपका सर्किट। तो आई होप आपको यहाँ तक चीजें काफी सुंदर तरीके से समझ में आई होंगी। अब बढ़ते हैं आगे जा रहे हैं सर, पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है सर। पोटेंशियल काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक, पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। यहाँ पे हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं सर पोटेंशियल डिफरेंस एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो सर ये दोनों में तो पोटेंशियल हमको दिख रहा है सर, तो चलिए सुना बता दीजिए सर। बताते हैं आपको, जैसे ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट क्यों होगा सर, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस चार्ज। और ये जो चार्ज है ये कोई भी कंडक्टर अपने चारों तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है। जैसे गांव में सुने होंगे दादा दादी चाचा चाची पापा मम्मी से बोलते हैं, रे ट्रांसफार्मर के नजदीक मत जाना रे, रे उत्तरवा के नजदीक मत जाना रे। तो पूछते थे काहे का मैया, काहे का पापा। तो इसलिए कह कि वो जो कंडक्टर है या जो वायर है उसमें जब करंट फ्लो करता है तो वो आपके अपने चारों तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड आने से वो आपको कैच कर लेता है, तो ओकरे बोलते हैं करंट लग जाना। तो यहाँ पर भी ये जो कंडक्टर है ये अपने चारों तरफ क्या सर, इलेक्ट्रिक फील्ड को जनरेट किया। तो ठीक है सर, अब यहाँ पे हम आपको सिंपल तरीके से समझाते हैं कि कोई भी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को, कोई भी चार्ज को बियॉन्ड इलेक्ट्रिक फील्ड और एक इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, फिर से बता रहे हैं, कोई भी चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के बाहर से और इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर से, यही दोनों केस ये दोनों में आएगा। अब बताते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है सर। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है सर कोई भी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनाइट, ये आपका हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड के बाहर इन्फिनाइट, तो इन्फिनाइट से इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लाने में जो अमाउंट ऑफ वर्क डन होता है उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। What is electric potential? The amount of work done to bring a charge from infinite to electric field. इन्फिनाइट से इलेक्ट्रिक फील्ड में लाने में जो आपका वर्क डन होता है उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ये आपका एनसीईआरटी का लैंग्वेज है, कभी गलत नहीं होगा। दूसरा है सर पोटेंशियल डिफरेंस। और पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है सर, तो विद इन द इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जब कोई एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक मूव करने में या जाने में जो भी अमाउंट ऑफ वर्क डन होता है उसी को बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। मान लीजिए यहाँ पे तो ये दोनों के बीच कुछ ना कुछ तो डिफरेंस होगा। कहने का मतलब यहाँ है लड्डू, वहाँ दो बच्चा खड़ा है, एक थोड़ा दूर में है एक नज़दीक में है, दोनों कूदेगा तो पहले लड्डुआ कौन लपकेगा, जो नज़दीक होगा। तो उसको जो दूर वाला को दौड़ के यहाँ तक आने में और नज़दीक वाला को दौड़ के यहाँ तक आने में दोनों में कुछ ना कुछ डिफरेंस होगा ना। तो उसी तरह यहाँ पर इसमें और इसमें मूवमेंट करने के दौरान जो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा पोटेंशियल का, उसको बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। तो आई होप कि आपको ये चीज़ भी अच्छे से समझ में आ गई होंगी। बोर्ड का मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मोस्ट वैल्यूएबल और मोस्ट आस्किंग क्वेश्चन जो आपको मैं पढ़ाने जा रहा हूँ उसका नाम है ओम्स लॉ। अब ये ओम्स लॉ क्या था सर, ओम्स लॉ एक चर्चा जिनका नाम था ओम, इनका पूरा नाम था सर जॉर्ज साइमन ओम, जॉर्ज साइमन ओम। अब एक चर्चा को भी खुजली चढ़ने लगा, एक तो बच्चे वैसे भी नहीं पढ़ते, ये चर्चा ऊपर से एक और थ्योरी दे दिए जिसका नाम था ओम्स लॉ। दूसरे के नाम पे क्या है, हम दिए हैं तो हम ही अपन नंबर से रखेंगे, तो अपन नंबर से दे दिए ओम्स लॉ। अब ये कब दिए थे, ये 1827 में दिए थे, 1827 में
दिए थे ओम्स लॉ। इसमें क्या दिए थे सर, इसमें ये दिए थे कि रिलेशन आपका उसका नहीं, वोल्टेज और करंट का रिलेशन दिए थे सर। वोल्टेज और करंट का क्या रिलेशन दिए थे सर, कि वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्लो ऑफ करंट। वोल्टेज जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फ्लो ऑफ करंट का। इसका मतलब क्या होगा सर, कि वोल्टेज वो बढ़ेगा, करंट वो बढ़ेगा, वोल्टेज वो घटेगा, करंट वो घटेगा। इसका मतलब है जितना ज़्यादा आपका घर में या स्कूल में जितना ज़्यादा मास्टर का दिमाग गर्म होगा उतना ज़्यादा लात आप खाइएगा, और जितना कम मास्टर का दिमाग गर्म होगा उतना कम आप लात खाइएगा। तो ठीक वैसे ही यहाँ पे जितना ज़्यादा वोल्टेज बढ़ेगा उतना ज़्यादा फ्लो ऑफ करंट होगा, जितना कम वोल्टेज उतना कम करंट, फ्लो ऑफ करंट। तो यहाँ पे हम लोग तो पढ़े सर जोड़, घटाव, गुना, भागा और एक बराबर। ये वाला हमें जिंदगी में पढ़े हैं सर? नहीं। तो एकरा बराबर करते हैं। तो एकरा बराबर करने के लिए एक कांस्टेंट यहाँ पे आता है सर, जिसको बोलते हैं आर। तो ये कांस्टेंट, ये जो साइन है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का, ये जब हटता है तो कांस्टेंट आता है सर आर। तो ये हो जाता है V इज इक्वल टू आई आर। ये V इज इक्वल टू जो आई आर होता है, एकरे बोलते हैं कौन सी, ओम्स लॉ। इसी को बोलते हैं ओम्स लॉ। ये क्या बताता है सर, डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन वोल्टेज एंड फ्लो ऑफ करंट। बट व्हेन वी रिमूव द proportionality sign then there is a constant occurs between the voltage and flow of current, then the required theorem is voltage is equal to the product of current, flow of current and resistance। तो दो चीज और मिलेगा जब आपको, जैसे कि सबसे पहले V इज इक्वल टू आई आर, आपका V दिया हुआ रहेगा, I दिया हुआ रहेगा, R दिया हुआ रहेगा, तीनों चीज, तीनों में से कोई दो दे देगा, एक निकालने बोलेगा। तो V डिवाइडेड बाई I इज इक्वल टू R, ये हो गया दूसरा। तीसरा I निकालने बोलेगा, V बाई R, ये तीसरा। तो ये तीनों चीज आपको एग्जाम में पूछ सकता है, तो अच्छे से देख लीजिए। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सर रेजिस्टेंस के बारे में। रेजिस्टेंस। अब ये रेजिस्टेंस होता क्या सर, तो रेजिस्टेंस जैसे हमने बताया आपको कि मोशन चैप्टर में मोशन को रोकने के लिए जो आगे से फिजिकल प्रॉपर्टी या फिजिकल क्वांटिटी या फिजिकल फेनोमेना बोल सकते हैं, जो आगे से अपोज करती है उसको बोलते हैं फ्रिक्शन। तो ठीक वैसे ही इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में जो फ्लो ऑफ करंट को आगे से अपोज करती है उसको बोलते हैं रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस होता क्या सर, वो फिजिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल फेनोमेना या फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल फेनोमेना दैट opposes क्या अपोज करती है सर, फ्लो ऑफ करंट, फ्लो ऑफ करंट। ठीक है सर। सर इसका कोई ना कोई ऐसा यूनिट होता है सर, बिल्कुल होता है सर। क्या होता है सर, ओम इसका एसआई यूनिट होता है सर। एसआई यूनिट ओम, जिसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं ओम से, होता है ओम, इसको हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं सर। ये 4 फैक्टर पर डिपेंड करता है सर। कितने फैक्टर पर, 4 फैक्टर पर। कौन कौन सा फैक्टर सर बताते हैं सर। ये 4 फैक्टरों पर डिपेंड करता है सर। मान लीजिए किसी वायर को अच्छा क्वालिटी का वायर है तो उसमें फ्लो ऑफ करंट अच्छा होगा। घर में जैसे बोला जाता है कि एल्युमिनियम का तार ठीक है, कॉपर का तार भी ठीक है, लेकिन सबसे अच्छा सिल्वर का तार। क्यों सर, सिल्वर का तार, बिकॉज सिल्वर इज द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और दूसरा बात है कि ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली होता है, सो वी कांट अफोर्ड सिल्वर वायर। So instead of silver wire we use aluminium wire। तो रेजिस्टेंस सबसे पहले किन किन चीज़ों पे डिपेंड करता है हम लोग आइए बात करते हैं। तो पहला है सर लेंथ, लेंथ ऑफ वायर, लेंथ ऑफ वायर। जितना ज़्यादा लेंथ रहेगा उतना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा, जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा उतना ज़्यादा, मतलब जितना ज़्यादा लेंथ होगा उतना ज़्यादा रेजिस्टेंस। दूसरा सर एरिया ऑफ
क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मतलब तरवा का मुहुआ, जितना मुहुआ फैला रहेगा उतना कम रेजिस्टेंस। क्यों? क्योंकि उतना ज़्यादा इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा। जब पानी उनी पटाता है गांव में तो जितना ज़्यादा पाइपों का मुहुआ रहता है उतना स्पीड से पानी निकलता है, फ्लो करता है, और जितना कम पानी का मुंह रहेगा उतना कम पानी फ्लो करेगा। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर। तीसरा सर, तीसरा आपका टेम्परेचर पर सर, टेम्परेचर कहने का मतलब है सर कि कितना वायर वो कैपेसिटी झेल सकता है। आदमी रोड पे जा रहा है, अब तुम रोक दिया, अब ज़्यादा जल्दी जाना चाह रहा है, तुम रोक रहा है, गर्मा जाएगा। तो वैसे ही रेजिस्टेंस, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है, करंट जाना चाह रहा है, रेजिस्टेंस रोक रहा है, वहाँ पे टेम्परेचर बढ़ जाएगा, गर्मा जाएगा, वो हो जाएगा ब्लास्ट। तो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। चौथा है आपका सर नेचर ऑफ वायर, नेचर ऑफ वायर कि कौन सा वायर एल्युमिनियम का है, कॉपर का है, सिल्वर का है, वो चीज़ पे भी डिपेंड करता है। अब यहाँ पे जो हम दो चीज़ बताएं, लेंथ एंड एरिया, तो रेजिस्टेंस जो है, रेजिस्टेंस वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ पर। जितना ज़्यादा लेंथ होगा उतना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1/एरिया पर। जितना ज़्यादा एरिया उतना कम रेजिस्टेंस, और जितना कम एरिया उतना ज़्यादा रेजिस्टेंस। तो आई होप कि आपको चीज़ें यहाँ तक अच्छे से समझ में आई होंगी। अब इससे आगे जो न्यूमेरिकल पार्ट है, हीटिंग इलेक्ट्रिक और हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट है, और पावर और कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये सब मैं आपको आगे दूसरे वीडियो में बताऊंगा। तो आई होप कि आपको यहाँ तक वीडियो काफ़ी अच्छे ढंग से समझ में आया होगा। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। आपकी सपोर्ट मेरा स्ट्रेंथ। तो अपना प्यार दिखाते रहें, और मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि धन्यवाद।